नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल्यांकन। जब हम लोग खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, जो आयातित किए या फिर संग्रहित करते हैं ना, संग्रहण करना मतलब क्या, स्टोर करके रखना, और जब वो क्या करना है, जो यूज़ जब आता है उसका, तब क्या कौन से माध्यम से उसको उगाकर या फिर उसका जो मूल्यांकन करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, आयातित और संग्रहित की गई सभी प्रविष्टियों का परीक्षण एवं सूचीबद्ध करने के बाद ब्यूरो के विभिन्न उपकेंद्रों में उगाकर उनके लक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है। जो आया हुआ रहता है और संग्रहित किया हुआ बीज जो रहता है या फिर उसको क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने का तात्पर्य ये है कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं है या फिर उनमें कोई रोग जो है वो नहीं है, नहीं दिख रहे हैं। अगर जो स्वस्थ बीज जो होता है उसको लेते हैं और उसको सूचीबद्ध करते हैं। सूचीबद्ध करने का मतलब किस किस बीजों का कहाँ से आया है, कैसे है, और उनमें कौन कौन से लक्षण विद्यमान दिख रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको रोपा जाता है, और रोपने के बाद जब पौधा उग जाता है तो उसको क्या करते हैं, उपकेंद्रों में रोपा जाता है, उगाया जाता है। उसके बाद उनके जो पौधे होते हैं उनका लक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है नेक्स्ट आपका गुणन एवं वितरण। मूल्यांकन के पश्चात जब कोई प्रविष्टि अधिक उपज वाली तथा उसके अन्य अभिन्न लक्षण प्रचलित किस्म से अच्छे होते हैं, मतलब जो पुराना वाला जो आपका पौधा होता है उसमें क्या करते हैं, इसको संकरण करके नया पौधा बनाए रहते हैं ना, संकरण करके नए बीज बनाए रहते हैं। और जब उन बीजों को उगाया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद पौधे को क्या करते हैं, अगर उसमें से बहुत अच्छा फसल हुआ, बहुत अधिक मात्रा में अगर उपज होता है तो क्या करते हैं, उस किस्म के रूप में विमोचित कर दिया जाता है। गुणन के द्वारा अधिक मात्रा में इनके प्रवर्ध प्राप्त करके इन्हें खेती हेतु किसानों में वितरित कर दिया जाता है कि नए जो फसल है उनको उगाया जाए करके। फिर है मक्का की प्रजातियों में सुधार, इम्प्रूवमेंट। गेहूं की तरह मक्का भी एक प्रमुख धान्य है। ये तो गेहूं की बात हो रही थी। गेहूं जो है उसमें क्या होता है, अधिक उपज के कारण इसको उगाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, जो पहले जो मक्का होता था उसमें क्या होता था कि बीजों की संख्या कम होती थी, लेकिन अब जो है देखना, अब हाइब्रिड वाला जो भुट्टा आता है उसमें बीजों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है ना। तो इनके जो पंक्तियां हैं वो सघन रूप से व्यवस्थित भी होते हैं, और जो दाने में स्पेत है ना, स्पेत का जो आवरण होता है वो पूर्णतः ढके होते हैं। भुट्टे की जो प्रत्येक पंक्ति में 20 से 70 दाने लगे होते हैं। अगर इसमें अगर सुधार कार्य नहीं किया जा रहता तो ये क्या होते, जो भुट्टा था पहले कम दाने वाला उस प्रकार का दिखाई देता। पादप प्रजनन की विधियों को अपनाकर आज लगभग मक्का की 6 प्रजातियां तैयार की गई हैं। कौन कौन सी है देखते हैं। तो जिया मेज एवर्टा, जिया मेज सेकेराटा, ये इसे भी पॉपकॉर्न कहते हैं, इसे मीठा मक्का कहते हैं। किसको, जिया मेज सेकेराटा को। जिया मेज एमाइलेसिया, यह मुलायम मक्का भी कहते हैं। जिया मेज इंडे टेटा, इसे डेंट कॉर्न भी कहते हैं। जिया मेज सेराटीना, इसे मोमी मक्का कहते हैं। और जिया मेज एंड्यूरेटा, इसे फिलंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतियां, अगर हरित क्रांति के हिसाब से देखेंगे तो खाद्यान्न और गेहूं उत्पादन, श्वेत और धवल क्रांति है ना। तो दुग्ध उत्पादन, श्वेत मतलब हो गया दुग्ध, नीली क्रांति मतलब मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनमें नए और आधुनिक किस्मों का प्रजातियों का संकरण करा के नए जातियों का विकास करना, मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन और तेल उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, भूरी और धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, झींगा का उपयोग भी खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। सुनहरी क्रांति बागवानी फलोत्पादन जैसे सेब वगैरह है ना। लाल क्रांति के रूप में देखेंगे तो मांस और टमाटर उत्पादन। रजत क्रांति तो अंडा और मुर्गी उत्पादन के रूप में देखा जाता है और उनमें विकास का कार्य किया जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। पादप उत्तक संवर्धन प्रायोगिक विधियों का वह संग्रह होता है जिसमें अलग अलग कोशिका या उत्तक व अंग जो होते हैं वो परागकोश, परागकण, भ्रूण या भ्रूणिका आदि से संवर्धन माध्यम में पर नियंत्रित तथा क्या करते हैं, अजन्मीकृत अवस्था में रखते हैं, और उसके बाद जब पौधे विकसित होते हैं तो उसको लगा देते हैं। उत्तक संवर्धन का माध्यम ये है कि उत्तक संवर्धन वह विधि है जिसके द्वारा पादप कोशिका या उत्तक से संवर्धन माध्यम में पूर्ण पौधे को प्राप्त किया जाता है। जहाँ पे उसको रखते हैं वहाँ पे से पूरा पौधा होता है, तब उसको लगा के दूसरी जगह में लगाए जाते हैं। स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1948 में सबसे पहले पादप कोशिका में इस क्षमता का विकास किया था, इस गुण को जिससे इसकी प्रत्येक कोशिका विकसित होकर एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखती है। टोटीपोटेंसी कहलाती है। एक उत्तक या एक जो उत्तक होता है, एक उत्तक में क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है उनसे एक पौधे के उनको उत्तक संवर्धन माध्यम में रखकर उनसे एक नया पौधा तैयार करने की विधि को क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं,
टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। उत्तक संवर्धन के लिए सबसे पहले पौधों या कोशिका या उत्तक किसी अंग को पौधे से अलग किया जाता है। जिस पौधे का हम लोगों को नया प्रारूप प्राप्त करना है उसका क्या करना है? एक उत्तक और या फिर उसका अंग को अलग करते हैं। उसके बाद अलग किए हुए भाग को संक्रमण से मुक्त करते हैं। संक्रमण से मुक्त, जहाँ पे संक्रमण ना हो सके ऐसे माध्यम में रखा जाता है और विकसित या विभाजित समूह बना दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? केलस। स्कूग एवं मिलर नामक वैज्ञानिक ने 1957 में यह सिद्ध किया कि जब संवर्धन माध्यम में काइनेटिन तथा ए मिला दिया जाता है तब कैलस की कोशिकाओं में जो जड़ एवं प्ररोह बनने लगते हैं। इन जड़ एवं प्रयोगयुक्त भागों को गमले में स्थानांतरित करके पूर्ण विकसित पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। पादप उत्तक संवर्धन के उद्देश्य, यह लिंगी प्रजनन की प्रक्रिया को फसल विकास के लिए आवश्यक है। अभूतपूर्व संकर किस्मों को उत्पन्न करना, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट संयुग्मन, नए युग्म लक्षण वाले पौधे का विकास करना, जो रोगी पौधे से रोग मुक्त पौधे, जो पौधा रोगी हो चुका है उसे रोग मुक्त पौधों का विकास करना, प्रजनन चक्र पूर्ण होने में लगने वाले समय को कम करना, अगुणित पौधों का संवर्धन, कायिक संकरण एवं उसके उत्पादन कोशिकाओं से नए पौधे को उत्पन्न करना, स्ट्रेस प्रतिरोधी पौधों का विकास, ट्रांसजेनिक पौधों का संवर्धन, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों को कम समय में अत्यधिक संख्या में निर्मित करना। उत्तक संवर्धन द्वारा वृद्धि की गई विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनी महत्वपूर्ण निभाने वाले कारकों के विषय में तथा उनकी क्रियाविधि का विधिवत अध्ययन करना। पादप उत्तक संवर्धन की मूलभूत अवधारणाएं, इसको संबंधित करने के लिए क्या है? पहला है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में किया जाता है, इनको क्या कहते हैं? स्वच्छ कमरे की आवश्यकता होती है जहाँ पे बाहरी संक्रमण ना हो सके। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? संवर्धन के लिए अलग अलग माध्यम होना चाहिए, है ना। एक ही व्यवस्था में नहीं हो सकता, तो अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए एक प्रयोगशाला या फिर बड़ा सा कमरा ले सकते हैं जहाँ पे स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं, है ना, जिसके माध्यम में क्या करते हैं? मीडिया प्रिपरेशन रखते हैं जिससे संपादित हो। दूसरा कमरा जो हो जहाँ पे तापमान, प्रकाश, दाब और आर्द्रता आदि नियंत्रण की सुविधा हो, जहाँ संवर्धन किया जा सके। छोटा कमरा जो होता है वो अजन्मीकृत स्थितियों को बनाए रखते हुए संरोपण और आदि कार्य के लिए हो सकता है। फिर है उपकरण। पादप उत्तक रोपण एवं संवर्धन के लिए चिमटी, चाकू, नीडल, संवर्धन फ्लास्क, संवर्धन परख नली, पेट्री डिश, ऑक्टोक्लेव, पराबैंगनी प्रकाश व्यवस्था उपकरण, लेमिनार वायु प्रवाह जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके साथ साथ सूक्ष्मदर्शी भी। पोषण माध्यम देखेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन ज्ञात होने चाहिए, मतलब वहाँ पे उपयुक्त मात्रा होना चाहिए इनके लिए, जिससे इनमें संवर्धन हो सके। अगर दीर्घ पोषक तत्व देखेंगे और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों आवश्यक होते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे अगर अमीनो अम्ल, नियामक हार्मोन, विटामिन आदि सम्मिश्रित होते हैं। आवश्यकता अनुसार कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि नारियल पानी, दूध या केला, टमाटर, नारंगी का रस भी जो होता है वो अंग संरचना का विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। कई प्रकार के ऑक्सीकरण तथा सूक्ष्म जैविक रोगाणु भी संक्रमण और रोकथाम के लिए विशेष रसायन का प्रयोग करते हैं। अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो माध्यम हैं वो ज्ञात है अब संवर्धन माध्यम के। निश्चय कल्चर मीडियम अगर देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है? MgSO4 7H2O जो होता है वो 250 ग्राम होता है। KCl लेंगे तो 1500 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड लेंगे 2 हाइड्रोक्साइड लेंगे तो 25 KNO3 जो होगा वो 200 mg होगा। NaH2PO4 H2O जो है 250 mg होगा। ये है पूरा संवर्धन माध्यम का लिस्ट की कौन कौन सा जो तत्व है, कौन कौन सा यौगिक जो है वो कितने कितने मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। व्हाइट संवर्धन माध्यम में देखेंगे तो ये वाला लिस्ट जो है ये होना चाहिए, इतने इतने मात्रा में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उस कल्चर माध्यम में। आप देखते हैं अजर्म अवस्था का निर्माण या अजर्मकरण, स्टेब्लिशमेंट ऑफ एसिपिटिक कंडीशन और स्टेरलाइजेशन। माध्यम जो होता है वो पोषक पदार्थों का स्रोत होता है। जो भी माध्यम होता है वो पोषक पदार्थों का, उसमें सूक्ष्म जीवी की वृद्धि हेतु जो होती है आदर्श होती है। सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाने की स्थिति में माध्यम का उपयोग पादप संवर्धन हेतु नहीं किया जा सकता। अंग संरोपण जो होता है उसके पश्चात क्रम में सूक्ष्म जीवों से संदूषण हो जाने पर पादप उत्तक जो होता है वो मानक निष्कर्ष नहीं निकाल जा सकते और न ही माध्यम में कोशिका या उत्तक या अंग जो होते हैं वो समुचित वृद्धि की देखने मिलेगी। इन स्थिति में निपटने से यह आवश्यक हो जाता है कि पादप उत्तक जो है वो संवर्धन से सारी चीज़ों को मानक स्तर पर सूक्ष्म जीवित रहित अवस्था में नियंत्रित रखा जाए। प्रबंधन यह कि यही अवस्था क्या कहलाती है? अजन्मकरण कहलाती है।
सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन में प्रयोग में लाए जाने वाले जो उपकरण होते हैं, एक 120 सेंटीग्रेड तापमान पर 15 पौंड दाब पर और 25 से 30 मिनट तक ऑटोक्लेव में शोधन के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। पादप अंग जो है जिसको अजन्मीकृत में या बंधीकृत करने हेतु सर्वप्रथम टिपॉल नामक द्रव डिटर्जेंट द्वारा धोया जाता है। जो अंग को लिया जाता है उससे, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाते हैं 2%, उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलाते हैं या फिर ब्रोमीन जल से उसको फिर से साफ करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड मिलाते हैं और या एथेनॉल या सिल्वर नाइट्रेट का द्वारा उपचारित किया जाता है। फिर है एंटीबायोटिक और कवक निरोधी घोल, इसके में क्या करते हैं, उपचारित किया जाता है एंटीबायोटिक से, जिससे क्या होता है, जीवाणुकृत या कवकीय संक्रमण होने की संभावना जो होती है कम हो जाती है। प्रतिजैविक तथा प्रति ऑक्सीकारक के उपयोग से पोषक माध्यम को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो पौधे की सहभागी होते हैं, चयन, मौसम, आयु, किशोरावस्था इत्यादि का मानकीकरण करने पर सफलता की संभावना बढ़ जाती है। संरोप प्रकोष्ठ को यूवी ट्यूब के द्वारा तथा फॉर्मेलिन आदि के द्वारा धूमीकृत के द्वारा उपचारित कर अजन्मीकृत किया जाता है। उसके बाद उसको मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है, एलिड प्लांट कहते हैं, मातृ पौधे का एलिड प्लांट कहते हैं। अगर देखेंगे तो कोई भी संवर्धन माध्यम में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तापमान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जो वृद्धि कक्ष के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही उचित वातायन भी होना चाहिए, एयरेशन भी देना चाहिए, है ना। प्रयोगशाला का वातानुकूलित एयर कंडीशनड होना आवश्यक होता है। फिर है वातायन, श्वसन जीव जीवन का लक्षण है। सजीव कोशिकाओं को अपने लक्षणों के लिए क्या करना चाहिए, लक्षणों के लिए श्वसन आवश्यक है, उसीलिए क्या होना चाहिए, इसमें जहाँ पे भी हम लोग प्रयोगशाला का निर्माण करते हैं या प्रयोगशाला को चयनित करते हैं वहाँ पे एयरेशन का माध्यम जो हो, वो आवागमन जो हो वायु का, वो सही होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए स्वचालित सैकिंग इनक्यूबेटर भी उपयोग में रखा जा सकता है। उत्तक संवर्धन की विधि या चरण। उत्तक संवर्धन हेतु चयनित मातृ पौधे को एलिड कहते हैं। जिस पौधे को चयन किया जाता है उसको एलिड कहते हैं। उत्तक संवर्धन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहले जो क्या करते हैं, मातृ पौधों को या फिर एलिड पौधा जिसको बोलते हैं उसका क्या करते हैं, एक्सप्लांट या संरोप के रूप में किया जाता है। फिर उसको पोषक माध्यम जैसे कि व्हाइट माध्यम, स्कूग माध्यम, मुराजकी स्कूग, पोषण माध्यम आदि का चुनाव करके उसको अर्ध ठोस या माध्यम में तैयार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, सभी जो उपकरण होते हैं उनको कॉटन प्लग से 20 से 30 मिनट तक और 120 सेंटीग्रेड एवं 20 पौंड दाब पर ऑटोक्लेविंगर में अजन्मीकृत कर देते हैं। माध्यम पीएच को 5 से 6 और 5 के 8 के बीच रखा जाता है। फिर संरोपण प्रकोष्ठ को पराबैंगनी किरणों से उपचारीकृत कर बंधीकृत कर लेते हैं। ये है रेजेनरेट प्लांट, जिसको क्या करते हैं, मीडियम में रखते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कॉटन लगा देते हैं। फिर ये कैलस को लेते हैं, फिर कैलस जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर उसको निकालने के बाद उसको गमले में फिर से लगा देते हैं। क्लियर। पौधे में रासायनिक यांत्रिक कारणों से या रोगवाही की उपस्थिति में भी उत्तकों का असंगठित और अविभाजित जो समूह होता है वो विकसित होता है, जिसको क्या कहते हैं, गॉल या फिर गॉल वॉर्ट या फिर ट्यूमर कहते हैं। पादप उत्तक संवर्धन के क्रम संरोप के कोशिकाओं तरह ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की उपस्थिति में तथा अजर्म स्थिति में होने पर परा कोशिकाओं के असंगठित समूह के रूप में कैलस का निर्माण होता है तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैलस संवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। कैलस संवर्धन के विभिन्न चरण है, अभी जो हम लोगों ने डील में पढ़ा वही है, ठीक। फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्व है आपका गौथेरेट, सामान्य पोषण माध्यम पर कैम्बियम कोशिकाओं से कैलस विकसित करने में सफल हुए। नोबेकोट जो थे वो अगर युक्त ठोस जो संवर्धन माध्यम पर असीमित क्षमता में कैलस परिवर्धन की तकनीक को विकसित किया। ये सारे वैज्ञानिक हैं। फिर है कैलस संवर्धन की तकनीक। पहला क्या करते हैं, एक्सप्लांट करते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे कि बीज पत्र, हाइपोकोटाइल, मूल, पत्तियां, तने का भाग आदि को क्या करते हैं, द्रव डिटर्जेंट जैसे कि टिपॉल में धोकर या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड में के द्वारा क्या करते हैं, संक्रमित किया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसके पूर्व ही चयन किए पोषण माध्यम जो अगर की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अर्ध ठोस संवर्धन के रूप में होते हैं, उसको क्या करते हैं, 15 पौंड दाब से 20 मिनट तक ऑटोक्लेव में रखकर विसंक्रमित कर लेते हैं। फिर जो विसंक्रमित एक्सप्लांट होते हैं उनको आसुत जल से धोया जाता है, उसको क्या करते हैं, कल्चर ट्यूब या फ्लास्क में संक्रमित संवर्धन माध्यम पर छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर रख देते हैं। फिर है संरोपण, संवर्धन माध्यम को नियंत्रित कर 2
2000 से 3000 लक्स तापमान पर उष्मायन के लिए रखा जाता है। कैलस के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होते हुए उस आगामी वृद्धि हेतु ताजे संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको एक्सपैंड जो होता है उसको विपस्थिति में उसकी वृद्धि जो होती है वो तेजी से होती है। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन काइनिन समान अनुपात में जहाँ रहता है वहाँ मिलाया जाता है। उसके बाद उसको पेट्री डिश में लेकर 2-3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है। जो टुकड़े होते हैं, नए टुकड़े होते हैं, उनको संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराकर अत्यधिक संख्या में कैलस संवर्धन किया जा सकता है। इसके उपयोग जो है वो हार्मोन उपचार व कम समय में अधिक संख्या में पौधों का निर्माण है। कायिक भ्रूणता जो होती है उसमें क्या होता है, ऐसे भ्रूण जो कायिक भ्रूण या एम्ब्रॉयड कहलाते हैं, उसके फलस्वरूप नए पौधों की अभिवृद्धि कराई जा सकती है। फिर है आपका कायिक संकरण या संवर्धन। कुछ पौधों में लैंगिक प्रजनन जो होता है वो संभव नहीं होता है, उनमें लैंगिक अनिश्चयता के गुण जो होते हैं वो होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, संकरण के माध्यम से अलग अलग विधियों द्वारा क्या करते हैं, संकर पौधों का निर्माण करते हैं और द्विगुणित कायिक प्रोटोप्लास्ट वाली कोशिका प्राप्त होती है। उससे नए द्विगुणित संकर पौधे विकसित किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं, कायिक संकरण कहते हैं। कायिक संकरण की क्रियाविधि कैसे होती है, पहला है आपका जीव द्रव्यों का पृथक्करण, पृथक्कृत जीव द्रव्यों का संयुग्मन। फिर पहला जो नियम होता है आपका जीव द्रव्यों का पृथक्करण, फिर है पृथक्कृत जीव द्रव्यों का संयोजन। तीसरा है आपका संपूर्ण पादप के पुनर्जनन के लिए संकर जीव द्रव्य का संवर्धन। पहला है जीव द्रव्यों का पृथक्करण, ये क्या होती है, यांत्रिक पृथक्करण की विधि होती है। इसमें क्या कहते हैं, जो प्लाज्माइड जो होते हैं उसके उत्तक कोशिकाओं की भित्तियों को तेज धार वाले चाकू से काट देते हैं और उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म निकलती है उसको क्या करते हैं, डीप्लाज्मोसिस करके क्रिया करनी पड़ती है। उसके बाद उसको क्रमबद्ध एंजाइमेटिक विधि के द्वारा मेरिएशन कराया जाता है। फिर सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा जो बचे कोशिका भित्ति होती है उसको विघटित करके जो जीव द्रव्य होता है उसको पृथक किया जाता है। इस प्रकार पृथक किए गए जीव द्रव्य को परासरणीय भंगुरता से बचाने तथा जीवक्षम एवं स्थायी जीव द्रव्य प्राप्त करने के लिए स्थायी कारक पदार्थ सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल का उपयोग किया जाता है। पृथक्कृत जीव द्रव्यों का संयोजन, पहला है स्वतः संयोजन। इसके लिए किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। एंजाइम की क्रियाविधि द्वारा कोशिका जो भित्तियां होती हैं वो गल जाने लगती है और जीव द्रव्य आपस में संयोजित होकर होमोकैरियोन्स का निर्माण करते हैं। फिर है प्रेरित संयोजन, इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिसे फ्यूजोजेन कहते हैं, ये आवश्यकता पड़ती है। फ्यूजोजेन जो होते हैं वो सोडियम नाइट्रेट, लाइसोजाइम या पैग हो सकते हैं। इसमें PEG का सर्वमान फ्यूजोजेन है। फ्यूजन के लिए 2 प्रकार के जीव द्रव्यों के समान मात्राओं का एक परख नली में मिलाया जाता है, जिसमें से 15% क्या होता है, PEG का मिलाया जाता है तथा अंतिम रूप से प्राप्त घोल में जीव द्रव्य अवलंबन में PEG 1:3 के अनुपात में हो। जीव द्रव्य जो होते हैं वो पहले ही क्या होते हैं, संयुग्मित हो जा रहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली के एक दूसरे में संपर्क में आकर जो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा की जैसी रचनाएं बन जाती हैं जो क्रमशः फ्यूज होने वाले जीव द्रव्य से मिलकर एक गोलाकार रचना बनाती है। जब जीव द्रव्य आपस में मिलते हैं प्लाज्मा झिल्लियों के भित्तियों के गलने से तो एक गोल समान रचना बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूज। हेट्रोकैरियोन का निर्माण होता है। कायिक संकरण के विभिन्न प्रोसेस है। फिर है आपका संकर जीव द्रव्य का संवर्धन। संकर जीव द्रव्य को किसी संवर्धन मीडियम में डाल दिया जाता है जहाँ पे उसको उगाना होता है। कुछ समय के पश्चात कोशिका जो भित्ति का संसेचन होता है और कोशिका बार बार विभाजित होकर कैलस का निर्माण करती है। इस कैलस से फिर नए पादप का निर्माण हो जाता है। कायिक संकरण में आने वाली कुछ कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूजन जब करते हैं तो जानकारी नहीं रहने पर फ्यूजन जो है वो संभव नहीं हो पाता। संकर कोशिकाओं में गुणसूत्रीय अस्थिरता बनी रहती है। कभी कभी कोशिका भित्ति जो होती है वो पुनर्निर्माण के बाद हेट्रोकैरियोन के नाभिक में एक साथ विभाजन करती है। कभी कभी जो फ्यूज्ड जीव द्रव्य होता है उसमें भिन्नता नहीं होता है। कायिक संकरण का महत्व, अगर कायिक संकरण का महत्व देखेंगे तो लैंगिक संकरण का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। लैंगिक संकरण से प्रीजाइगोटिक और अनिश्चितताएं तथा भ्रूण पोषण द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताएं जो होती है वो कायिक संकरण द्वारा दूर की जा सकती है। कायिक संकरण से आनुवांशिक विभिन्नताओं को बढ़ाकर अधिक पैदावार किया जा सकता है। फिर है आपका अंग संवर्धन। जब उत्तक संवर्धन की क्रिया के पौधे के किसी अंग विशेष का संवर्धन माध्यम के ऊपर संवर्धन किया जाता है तो अंग संवर्धन कहते हैं। उदाहरण है आपका भ्रूण संवर्धन, परागकोश संवर्धन, मेरिस्टेम संवर्धन, कक्षीय कलिका संवर्धन और बीजांड संवर्धन, अंडाशय संवर्धन आदि।
पांचवा है आपका सूक्ष्म प्रसारण। उत्तक संवर्धन की उपयोगिता निम्न क्षेत्र में, कृषि में, बागवानी में, वानिकी में। अगर कृषि में देखते हैं तो सोमोक्लोन विभिन्नताएं उत्पन्न करने में, दैहिक एक्सप्लांट में पौधों का जब पुनर्जनन होता है तो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उन्हें सोमोक्लोन विभिन्नता कहते हैं। विभिन्न फसलों के सुधार हेतु नस्लों के चयन में सहायक होते हैं। उत्तक संवर्धन से रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा प्रतिबल सह पौधे तैयार किए जा सकते हैं, जैसे कि नेबोन्स, नैनिकोटियाना टैबेकम तथा डिक्स एवं पियर्स ने नेकोटियाना साल्विस्ट्रिस की लवण सह जातियां विकसित की है। उत्तक संवर्धन जो होता है, वैज्ञानिकों ने कपास की विलगित कोशिकाओं से तंतु कोशिकाएं प्राप्त की थी। इससे सूक्ष्म जीव मुक्त तथा उत्तम क्वालिटी का कपास प्राप्त हुआ था। अगर पादप जो है उत्तक संवर्धन विषाणु में करते हैं तो उसमें क्या होता है, विषाणु जो होता है वो रोग से नियंत्रित हो जाता है। इसकी सहायता से संकर पौधे भ्रूण संवर्धन की विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन द्वारा ट्रिटिकेल नामक संकर पौधे प्राप्त किए जाते हैं। ट्रिटिकेल जो होता है वो सिलिका का दुर्लभ कृत्रिम संकर पौधा है। परागकोश एवं पराग संवर्धन की सहायता से अगुणित और सयुग्मजी द्विगुणित पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। उत्तक संवर्धन से पौधों में जैव रासायनिक उत्परिवर्तन होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधी, पादप विरोधी और प्रतिबल प्रतिरोधी होते हैं। जो सैलाइन सॉइल में पादप उगते हैं उनमें अनुकूलन पैदा किया जा सकता है। इस प्रकार से इस विधि द्वारा आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण किया जाता है, जर्मप्लास्ट को संरक्षित किया जा सकता है। कैला संवर्धन की तकनीक द्वारा एक्सप्लांट से कई पौधिकाएं तैयार की जा सकती है। इस तकनीक की सहायता से फसलों की नई किस्म तैयार की जा सकती है। अगर बागवानी में देखेंगे तो बीजांड का उत्तक संवर्धन जो है बागवानी के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। भ्रूणकों से जो प्राप्त अंकुरण होता है पैतृक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। साइटस के बीजांडकाई अंकुर से प्राप्त करने वाले जो क्लोन्स होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। इससे मूसला जड़ तंत्र विकसित होता है। बीजांडकाई अंकुर अधिक ओजपूर्ण होते हैं और बीजांडकाई अंकुर जो होते हैं वो रोग रहित होते हैं। अगर अंडाशय संवर्धन की विधि देखेंगे तो टमाटर, सेम, तरबूज आदि जो पौधे हैं वो विकसित किए जाते हैं। इस विधि द्वारा फलों की गुणवत्ता में सुधार भी लाया जा सकता है। अगुणित जो पौधे विकसित होते हैं वो क्या करते हैं, कोल्सीचिन के उपचार द्वारा पश्चात इनको सयुग्मजी और द्विगुणित पौधे भी बना सकते हैं। इसको सजावटी पौधे के विकास और सुधार में उपयोग होता है। आजकल कई सजावटी पौधे जैसे कि ड्रेसिना आदि का प्रसारण जो होता है वो क्लोनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। कृषि की भांति बागवानी में भी अग्रस्त प्रविभाजी के संवर्धन से विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करते हैं। अगर भ्रूण संवर्धन देखेंगे तो ऑर्किड के प्रसारण प्रजनन चक्र को छोटा करने की, बीजों में सुसुप्ता अवस्था समाप्त करने में उपयोगी होता है। भ्रूण संवर्धन के द्वारा बागवानी के लिए उपयोग में पौधों में सुधार किया जाता है। इसका उपयोग संकर पौधे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा उत्पन्न जो सोमोक्लोन्स होते हैं उनका उत्पादन भी जो होता है उसका उपयोग सुधार कार्य में किया जा सकता है। अगर एक सागौन के वृक्ष को लेंगे तो इसका एक कलिका जो होता है वो 500 तथा यूकलिप्टस के एक कलिका से 1 लाख पौधे का निर्माण हो जाता है। सागौन का अगर एक कलिका ही हम लोग को मिलता है ना तो लगभग उसके 500 वृक्ष तैयार हो सकते हैं, और यूकलिप्टस का एक कलिका मिलता है तो उससे मुझसे 1 लाख पौधे हम लोग 1 वर्ष के अंदर ही उत्पन्न कर सकते हैं उत्तक संवर्धन के माध्यम से। उत्तक संवर्धन की तकनीक द्वारा पाइनस लैम्ब्रियसियाना की ब्लिस्टर रोग रोधी गुण वाली किस्म को विकसित की गई है। चीन में पॉलिन कल्चर तकनीक की सहायता से हैप्लॉइड रबर पौधा विकसित किया गया है। जो आजकल लोग जो क्लोन संवर्धन द्वारा उत्तक संवर्धन की तकनीकों का प्रयोग कर वन उत्पादों का फील्ड परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका एकल कोशिका प्रोटीन। 25% जो आबादी है आजकल हमारे विश्व में उसमें प्रोटीन की कमी और भूख के कारण क्या होता है, जो मनुष्य है वो पीड़ित है ना। तो पादप प्रजनकों ने प्रोटीन के एकांतरित स्रोत मनुष्य एवं जंतु के पोषण हेतु एकल कोशिका प्रोटीन विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। खाने योग्य प्रोटीन की वृहद उत्पादन हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा रहा है। एक व जंतुओं के लिए वृहद स्तर पर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल, जीवाणु इष्ट से उत्पादन कर खाने योग्य प्रोटीन को ही एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रमुख एससीपी उत्पादक सूक्ष्मजीव निम्नलिखित है। स्पाइरुलिना नामक साइनो जीवाणु जो है स्पाइरुलिन नामक प्रोटीन का वृहद स्रोत है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ खनिज तत्व, वसा, विटामिन भी पाए जाते हैं। ईस्ट तथा फ्यूजेरियम ग्रेमिनियस
हेतु ईस्ट एवं फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम का उपयोग किया जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन का महत्व यह है कि भोजन में प्रोटीन युक्त सप्लीमेंट उपलब्ध कराना। इसके उत्पादन में वांछित प्रोटीन हेतु कृषि पर निर्भरता कम होती है। चूंकि एससीपी में औद्योगिक बहिर्जात तरल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, अतः यह पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया गया है। ये क्या होता है कि खाद्य फसलों में जो पोषण की गुणवत्ता होती है उसको सुधार के लिए एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, परंपरागत पादप प्रजनन की तकनीक अथवा आधुनिक जैव तकनीक की सहायता से बढ़ाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो बायोफोर्टिफिकेशन जो है वो फसलों के प्रजनन में एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से फसल में पोषण का मान जो है उसको बढ़ाया जा सके। इस विधि के द्वारा फसल जो होते हैं पौधों के उत्पाद में विटामिन ए, खनिजों तथा उच्च कोटि की प्रोटीन एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छी वसा के स्तर में वृद्धि करना है। हमारे देश में अगर देखेंगे तो कृषि के लिए कई अनुसंधान संस्थान चालू किए गए हैं नई दिल्ली में, जिसमें क्या करता है उसमें से एक है आपका नई दिल्ली में, है ना। उसमें क्या है कि फसलों की जो किस्में हैं उसमें उसको रखते हैं और उसमें विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर है अथवा नहीं ये चेक करते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन ए से भरपूर गाजर, पालक, लौकी तथा विटामिन सी से भरपूर करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर एवं प्रोटीन से भरपूर बीन्स और सेब, मटर भी विकसित किए जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका पशुपालन। मनुष्य का जो प्रकृति है वो दूसरे जंतुओं से घनिष्ठ संबंध इंटररिलेट सारे जंतुओं से करती है। हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे जो है बहुत लाखों की प्रकार की संख्या में जंतु हैं जो क्या करते हैं खाद्य श्रृंखला को नियमित बनाकर रखे हुए हैं और प्रकृति को संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से जो है कई प्रकार की उपयोगी वस्तु जैसे भोजन, औषधियाँ, चमड़े, शहद, मोती, मोम, लाख इत्यादि भी प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग जो हम लोग है बहुत सारे उद्देश्यों के लिए करते हैं। प्राचीन काल में प्राचीन जो काल था उसमें मनुष्य अपने भोजन के लिए किस पर आधारित था? पशुओं पर ही आधारित था, है ना। तो उनके उत्पादों का भी भोजन करना प्रारंभ करना सीख लिया, परंतु आज भी भोजन के रूप में कुछ जंतुओं को खाया जाता है ना। जैसे कि कौन कौन से जंतुओं को खाया जाता है तो आप लोग खाते हैं बकरी और मुर्गी, है ना। इस प्रकार के जो जंतु हैं उन लोगों को खाकर अपना भोजन के रूप में उनको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा पशुपालन से बहुत ज़्यादा लाभ है। जैसे कि गाय की उपयोगिता क्या है? गाय से हम लोग का जो दूध मिलता है उससे हम लोग अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। वैसे ही भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है, ऊँट, घोड़ा, इनके भी बहुत सारे जो अंग है उनका भी उपयोग करते हैं और दूध का भी उपयोग हम लोग करते हैं अपने पोषण के लिए। तो उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी उनके जो अनुरूप भोजन देंगे तब तो वो पोषण युक्त पदार्थ हमको देंगे। अगर पशुधन की गणना के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो संपूर्ण विश्व का 70% भाग अभी भी किसके पास है? अधिक पशुधन किसके पास है? तो भारत और चीन के पास है, परंतु इनकी उत्पादकता बहुत कम है। अतः पशु प्रजनन के लिए देखभाल एवं पारंपरिक सिद्धांतों के अतिरिक्त गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग लाया जा रहा है। मानव जीवन में अगर पशुधन का महत्व देखेंगे तो ये क्या करते हैं? भोजन की उपलब्धता कराते हैं, जैसे कि दूध, मांस, शहद आदि के रूप में, अंडे के रूप में रेशे उपलब्ध करा देते हैं। जैसे भेड़, बकरियां, खरगोश, ऊंट, रेशम कीट आदि ऐसे जंतु हैं जिनमें से हम लोग विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। खाल से क्या प्राप्त होता है? चमड़ा प्राप्त होता है। कार्य करने वाले जंतु जैसे कि गधा हो गया, बैल हो गया, है ना, घोड़े हो गए, भैंस हो गया, ऊँट, हाथी, घोड़ा जो है उन लोगों को सामान ढोने, इधर ट्रांसपोर्ट के कार्य में भी लाया जाता है। खेतों की जुताई के लिए बैलों का उपयोग लाया जाता है। अगर जंतु अपशिष्टों का बात करेंगे तो गोबर, सींग, हड्डी आदि का भी, पंख आदि का भी विभिन्न प्रकार से उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हम करते हैं। अगर जंतु अपशिष्ट का बात करेंगे तो सपालन एक उद्योग के रूप में जिसका करते हैं, जिसमें हजारों व्यक्ति को रोजगार मिलता है। आज पशुपालन एक उद्योग के रूप में लिया जा सका है जिनमें से हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। फिर है डेयरी फार्म। अच्छा, एक और चीज, जैसे जंतु अपशिष्ट में गोबर का उपयोग आज हम छत्तीसगढ़ में हम लोग गोबर को भी बेच रहे हैं ना। ये भी एक सरकार की एक व्यवस्था के अनुरूप हो रहा है। इसमें गोबर का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? खाद निर्माण में किया जा रहा है। तो गोबर का उपयोग हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? खाद निर्माण का उपयोग कर रहे हैं। और खाद का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग खेतों में कर रहे हैं। तो ये जैविक, ये रासायनिक खाद ना होकर जैविक खाद हो गया और जैविक खाद के उपयोग से हमको लाभ ही होगा। नेक्स्ट है आपका डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी में क्या करते हैं? दूध उत्पादों से संबंधित उद्योग है। इसमें जो
पालतू जंतु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि, ऐसे जो डेयरी जंतुओं का प्रबंधन एक विशेष स्थान पर किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म। डेयरी फार्मिंग कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव प्रबंधन के अंतर्गत दुधारू जानवरों का दूध उत्पादन किया जाता है, उसका समुचित प्रबंधन किया जाता है और उसको क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है, डेयरी और डेयरी फार्मिंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु डेयरी शब्द का अर्थ है दूधशाला, अर्थात जहाँ पर दूध का एकत्रीकरण किया जाता है, और डेयरी फार्मिंग का अर्थ है जहाँ पे उनका जीवों को रखकर उनके दूध का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और उनको तैयार किया जाता है जैसे कि क्रीम, खोआ, मक्खन, इसको, ठीक है। कृषि उत्पादन की यह शाखा है क्योंकि दूध देने वाले पशु फार्म में ही रखे जाते हैं और यह कहा जा सकता है कि पशु का जो भोजन है वो कृषि फार्म या कृषि से चलता है, जैसे चारे की प्राप्ति, दाने की प्राप्ति आदि। भारत में दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र, भारत जो है वो भारत में गांवों की संख्या अधिक है, शहरों से ज़्यादा गांवों की संख्या अधिक है। जो कृषि और उसके जीवन का एकमात्र साधन है, मतलब जो गाँवों में जो लोग रहते हैं उनका जो कृषि है वो बहुत बड़ा साधन है, यही सबसे ज़्यादा हमारे देश में रोजगार का साधन है। अगर कुछ देशों में देखेंगे तो भेड़ बकरियां भी दूध के लिए पाली जाती है, लेकिन अगर हम लोग भारत में देखेंगे तो जो गाय है ना, उसको दूध उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है। 95% पशु जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, गाँवों में पाए जाते हैं। भारत में लगभग दूध का उत्पादन विभिन्न राज्यों में पृथक पृथक पाया जाता है। इसमें से कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो उत्पादन लघु उद्योग के रूप में भी लिया गया है। मवेशियों की प्रमुख नस्लें, सामान्य उत्पत्ति और अमेरिकी रूप से परस्पर जंतुओं को समूह को नस्ल कहते हैं। जिनके समान उत्पत्ति होती है उनको क्या बोलते हैं, नस्ल बोलते हैं, ठीक है। सभी पालतू जो पशुधन होते हैं उनके कुल बोविडी के अंतर्गत आते हैं। गायों की प्रमुख नस्लें जो है वो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। डॉक्टर कुरियन की अध्यक्षता में यह योजना सफल रही जिससे भारत में दुग्ध उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। अगर गायों की नस्लों को देखेंगे तो दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समूह दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका बोस इंडिकस, इसके अंतर्गत भारतीय एवं अफ्रीकन गायों को सम्मिलित किया गया है। इसमें कुबड़ पाया जाता है जिसे ब्रीड कहते हैं। सभी पालतू जो होते हैं पशुधन हमारे देश में पाए जाने वाली प्रमुख दूध उत्पादन गायों की नस्लें निम्नानुसार है। कौन कौन सी हैं, मिल्च नस्लें, देवोनी, गिर, रेड सिंधी, साहिवाल आदि। दोहरी उद्देश्य वाली नस्लें, हरियाणा, थार पारकर, अंगोल, निमाड़ी आदि। सूखा वाली नस्लें जो है वो है मालवी, कृष्णा, नागौरी, केलेरी, हेलीकर आदि। देखो इसमें सबका पिक्चर दिया हुआ है। साहिवाल गाय है, ये सिंधी गाय है, ये अंगोल गाय है, इसमें क्या पाया जाता है, कुबड़ पाया जाता है। फिर है नागौरी गाय, ये क्या है, सूखाग्रस्त गाय होता है। हरियाणा गाय हरियाणा में पाया जाता है। अगर मिल्च नस्ल और ड्राउट नस्ल जो है उनमें अगर अंतर देखेंगे तो मिल्च नस्ल जो होता है उनमें दुग्ध उत्पादन के लिए विकसित की गई है, और अगर इसको देखेंगे ड्राउट जो नस्ल है उसको खेती के लिए जुताई, खेतों में जुताई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मादा अर्थात गायों में बड़ा थन होता है, लेकिन ड्राउट नस्ल जो होते हैं उनमें छोटा थन पाया जाता है। इसके बैल जो होते हैं वो कमजोर होते हैं मिल्च नस्ल वालों के, और परिवहन जैसे कार्य के लिए अनुपयोगी होते हैं, जैसे कि लाल सिंधी साहिवाल। और जो ड्राउट नस्ल है इसके जो बैल होते हैं वो शक्तिशाली तंदुरुस्त होते हैं जैसे कि हेलिकर और नागौरी। बोस टॉरस, यह गाय जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इनमें कुबड़ का अभाव होता है। उदाहरण है होल्स्टीन गाय और जर्सी गाय। भैंसों की प्रमुख नस्ल, अगर भैंस प्रमुख दुग्ध उत्पादन पशुधन है, इससे एक से अधिक गाढ़ा और इसमें एक से अधिक बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध प्राप्त होता है और लगभग बहुत ज़्यादा वसा युक्त होता है। भैंस जो है प्रतिवर्ष लगभग 1020 लीटर दूध का उत्पादन करती है। भैंस का दूध जो होता है वह दूध जो है हमारे देश में दूध उत्पादन में उपयोगी है। इनकी अगर नस्लें देखेंगे तो मुर्रा, जफराबादी, नीली रावी, भदावरी, सूरती, मेहसाना आदि। पशुधन प्रबंधन, भारतवर्ष जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो इनमें अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और कृषि में क्या होता है, जो पशुधन है, पशु जो है पालतू पशु जो है उनका उपयोग बहुत ज़्यादा है। अगर उनका आनुवांशिक संगठन देखेंगे, पोषण देखेंगे और पर्यावरण देखेंगे तो इनका इंटर रिलेशन बहुत अधिक है ना। तो अगर इनका
जो पशुधन जो होते हैं, स्वस्थ पशु जो होते हैं, उनका जो भोजन होता है, उनका जो पोषण होता है, वो किस पर निर्भर होता है? पर्यावरण पर निर्भर होता है। और अगर स्वस्थ होंगे तो जो नए संतान देंगे वो भी क्या होगा? उनका आनुवंशिक संगठन भी सही होगा। पशुधन प्रबंधन की आवश्यकता है, इसको डेयरी फार्मिंग में किया जाता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा उपयोग उनके समुचित प्रबंधन हेतु समुचित आवास या शेड, संतुलित आहार देना, उनको पेयजल की और स्वास्थ्य की देखभाल जो है इनका प्रमुख आवश्यकता है। पशु प्रजनक, ऐसा पशुपालक जो संगठित ढंग से पशुओं का प्रजनन कर उनमें आनुवंशिक गुणों की मूल्यांकन करता है या फिर अनावश्यक जो आवश्यक उनमें चीजें होती है उनका समावेशन करता है वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से, उसको क्या बोलते हैं? पशुपालक को पशु प्रजनक कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? पशु प्रजनक। इनका उद्देश्य क्या होता है? नस्लों का सुधार करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, और जो जिन चीजों की आवश्यकता है उनका समावेशन करना। इससे क्या होता है कि एक पशु का झुंड होता है जिसे हर्ड कहते हैं, और पशुपालकों के लिए यह लाभदायी होता है। इसका उद्देश्य मानेंगे तो पशु पाले जाते हैं, उसकी पूर्ति सुनिश्चित हो, बोझा ढोने के लिए पाले जाते हैं, संतति का जो वृद्धि दर हो वो ज़्यादा अच्छा हो, बच्चा जो है वो जल्दी से क्या करे? संतति पैदा कर सके, संतति में रोग रोधक शक्ति अधिक हो, पशु ठीक समय पर बच्चा पैदा करे, सभी जो पशु होते हैं वो एक वातावरण में रह सके और अधिक सहनशील हो। पशु जो हो अधिक से अधिक मात्रा में दुग्ध का उत्पादन करे, पशु की आयु दीर्घ हो और उसकी उत्पादकता की आयु जो हो अधिक से अधिक हो। बैल जो हो मजबूत हो, चुस्त हो और उनमें भारवाहक हो। पशु बांझ ना हो, संतति पैदा समय उनका भार अधिक से अधिक हो। पशु देखने में स्वस्थ और चमकीला हो। दूध में वसा की प्रतिशतता क्या हो? अधिक हो। पशु प्रजनन की विधियां देखेंगे तो दो प्रकार से है, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन जो होता है वो अंतः प्रजनन होता है, फिर कृत्रिम प्रजनन पाया जाता है, फिर अंतर्वेश प्रजनन होता है। अंतर्वेश प्रजनन में क्या होता है? बाह्य प्रजनन होता है, जिसमें से भिन्न संकरण, अक्रमोन्नति आदि पाया जाता है। अगर इसको रूपरेखा के अंतर्गत देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन दो प्रकार का होता है, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन होता है दो प्रकार का, सम प्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन। और बाह्य प्रजनन चार प्रकार का होता है, भिन्न संकरण, संकरण, क्रमोन्नति और प्रसंस्करण। क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक प्रजनन। स्वतंत्र रूप से प्रजनन का कार्य जो होता है नेचुरल रूप से, उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रजनन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन जो होता है उसमें पशुओं का चयन करके उनके मध्य प्रजनन कराया जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, बोल रहे हैं अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन की इस विधि में क्या होता है, जो 4-5 पीढ़ी तक के संबंधित नर और मादा होते हैं उनमें संभोग कराया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, उत्तरोत्तर वंश की वृद्धि करना, मतलब जिस वंश के हैं उसी नस्लों को आगे बढ़ाना। वांछित गुण जो है प्रत्येक दशा में अगली पीढ़ी मर जाए, ये भी सोचते हैं। इस विधि से इस पशुओं को अच्छा गुण आता है, इससे अंतः प्रजनन स्थायी किया जाता है। अंतः प्रजनन के प्रकार अगर देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। सम प्रजनन क्या होता है, यह बहुत ही निकट संबंधी नर मादाओं का पारस्परिक सहवास होता है, जैसे कि माँ बेटे, सगे भाई बहन, पिता पुत्री का सहवास कराना। ठीक है। फिर है अंतर्वंश प्रजनन। इसमें क्या करते हैं, 4 से 5 पीढ़ी के संबंधित जो होते हैं नर मादाएं, उनके बीच अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। अर्थात इस विधि में संप्रजनन की अपेक्षाकृत क्या होती है, दूर के संबंधित पशुओं से संभोग होता है। इस विधि का प्रयोग बहुधा किसी अच्छे गुण वाले जीवों के साथ आगे की पीढ़ियों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये है इसका उदाहरण। अंतः प्रजनन से हानि, इसमें क्या होते हैं, रोगों के प्रति सहनशीलता कम होती है, पशुओं की वृद्धि दर घट जाती है, भ्रूण और बच्चों की जो मृत्यु दर होती है वृद्धि हो जाती है, अवांछित पशुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, पशुओं में प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है, दुग्ध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, दूध में वसा की प्रतिशतता कम हो जाती है। अब देखते हैं बाह्य प्रजनन। इसमें क्या होता है, असंबंधित नर और मादा के बीच क्या कराया जाता है, संभोग कराया जाता है। इसमें क्या होता है, जिनका आपस की 6 पीढ़ियों में कोई भी संबंध नहीं होता है। इस प्रभाव को अंतः प्रजनन जो होता है वो ठीक विपरीत होता है, अर्थात नए पशुओं में असमानता जो है वो बढ़ती है। इस कारण पशुओं में नए नए प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। अगर इनमें देखेंगे तो अच्छे नस्ल के सांड के गुण के संततियों में लिया जाता है। अगर बाह्य प्रजनन देखेंगे तो 4 प्रकार का होता है, भिन्न संकरण, क्रमोन्नति और प्रसंकरण। तो भिन्न संकरण क्या है, इस विधि में एक ही नस्ल के असंबंधित पशु, अर्थात जिन पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ियों के बीच कोई संबंध न हो, उनके बीच में संभोग कराया जाता है। अगर इसका लाभ देखेंगे तो इस दर की विधि से सावधानी पूर्वक वर्ण या चयन करके स्थिर किया जाना चाहिए। पशुओं में उत्तेजना, उत्पादन क्षमता तथा जीवन शक्ति वृद्धि होनी चाहिए। प्रजनन की इस विधि द्वारा ऐसे समूहों को सुधारा जाता है जो उस शुद्ध नस्ल के औसत श्रेणी से पशु से नीचे श्रेणी का हो। यह विधि वहाँ अधिक उपयोगी है जहाँ पशुओं से
पैतृक गुण संतान में आने की संभावना होती है, जैसे कि दुग्ध उत्पादन, वृद्धि की दर इत्यादि। नेक्स्ट है आपका भिन्न संकरण से हानियां। भिन्न संकरण अपनाते रहने से पशुओं में गुणों में वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और संतान से माता पिता के गुणों में कम हो जाती है। भिन्न संकरण से संतानों की गुणों में कमी आने लगती है, जो अंतर प्रजनन अपनाना जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संकरण। संकरण क्रॉस मतलब दो जातियों के बीच क्या कराना, दो विभिन्न जातियों के बीच, जीवों के बीच संभोग कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। विभिन्न नस्ल जो होते हैं वो शुद्ध पशुओं के नर और मादा के संतान उत्पत्ति के लिए पारस्परिक सहवास जो होता है उसको कराना चाहिए। इस प्रकार की विधि से क्या होता है? निरंतर उन्नति होती है। इस प्रकार संकरण के वृद्धि से जो प्रजनन होता है उसमें क्या होता है? निरंतर वृद्धि होता है। विदेशों में इस विधि का प्रयोग भेड़ों और सुअरों में अधिक किया जाता है। संकरण के उद्देश्य, पशुओं को रोगों से बचाने की शक्ति बढ़ती है, नई नस्ल उत्पन्न होती है, पशुओं में वृद्धि का दर बढ़ जाता है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है, अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ जाती है, नई नस्ल को इच्छित गुणों वाला बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि संकरण किस प्रकार किया जाता है। तो संकरण की निम्नलिखित विधियां हैं। आपका पहला है चरम संकरण। जब गाय अपने वंशावली के अंतिम सांड से, जो गाय है वो अपने वंशावली का जो अंतिम सांड है उससे उसका जब संकरण कराया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? चरम संकरण कहते हैं। फिर है आपका त्रिसंकरण। जब 3 शुद्ध जातियों का अदल बदल कर मिलाया जाता है अथवा 3 से अधिक जातियों में अदल बदल कर मिलाया जाता है तो इसे क्या करते हैं? 3 संकरण। क्या बोलना चाहिए? 3 से अधिक जातियां हैं उनमें फेरबदल किया जाता है, उसको बोलते हैं त्रिसंकरण। अधिकतर गोश्त के लिए पाई जाने वाली जातियों में प्रयोग किया जाता है। फिर है क्रिस क्रॉस संकरण। क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें क्या होता है? 2 शुद्ध जातियों को एकांतर रूप से मिलाया जाता है। चित्र संकरण। जब संकर पशु को फिर से अपने पूर्वजों से संबंधित जो सांड होता है, जो संकर पशु होते हैं, मतलब संकरण के पश्चात जो पशु पैदा हुए हैं उनको पूर्वज सांड के साथ क्या किया जाता है? रखा जाता है, तो उसे पितृ संकरण या पितृ संकरण बैक क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। अगर संकरण का उदाहरण देखेंगे तो हरियाणा जाति के शुद्ध सांड को शुद्ध साहिवाल गाय के साथ जब रखा जाता है तो मिलाकर माता पिता से अच्छी संतान प्राप्त की जाती है। इससे नर एवं मादा जाति के जो नए गुण होते हैं वो नए रूप में आ जाते हैं, अतः इसे नई जाति पैदा करने के लिए यह उत्तम है। संकरण के लाभ देखेंगे तो पशुओं के आकार, शारीरिक भार, उत्पादन और विकास में वृद्धि होती है। इच्छित गुणों को नई जाति में प्रविष्ट कराया जा सकता है। पैतृक गुणों के प्रवेश का अध्ययन किया जा सकता है। नई जातियों से व्यावसायिक रूप से धन उत्पादन किया जा सकता है। फिर है संकरण से हानियां। पशुओं में प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, इनके गुणों में भिन्नता जो होती है उसकी वृद्धि होती है, इनमें 2 से अधिक शुद्ध जातियों की आवश्यक होती है जिससे फॉर्म पर अधिक खर्च हो। प्रथम पीढ़ी के पश्चात जो पशु हैं उनके गुणों में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है, और 4 से 5 पीढ़ियों के बाद जो माता पिता के गुण होते हैं वो लगभग अलग अलग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, विभिन्नताएं ज़्यादा आ जाती है। प्रतिकूल वातावरण जो होता है उसको सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है सहन नहीं कर पाएगा तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर तीसरा प्रकार है क्रमोन्नति। बाह्य प्रजनन की इस विधि में क्या होता है? जो उत्तम नस्ल से चुने हुए जीव होते हैं उसके सांड के द्वारा अशुद्ध या देसी नस्ल के गायों के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार जो संतान पैदा होते हैं उससे क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल के सांड मिलाए जाते हैं, तो 6 से 7 पीढ़ी में अशुद्ध या देसी नस्ल का पशु जो होता है वो सांड की नस्ल के समान गुण दिखा देता है। मतलब कंटिन्यू उस प्रोसेस को कराएंगे तो जो अशुद्ध नस्ल जो रहता है वो क्या हो जाता है? धीरे से सांड के समान गुण प्रदर्शित करने लगता है 6-7 पीढ़ियों के बाद। फिर है प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इस विधि से अंतर्गत विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के जो नर है और मादा है उनमें पारस्परिक सहवास कराने से संतान उत्पत्ति होती है। इस विधि को क्या बोलते हैं? प्रसंकरण। यह उच्च दर्जे का बाह्य प्रजनन है जिसमें कई नई जातियों का विकास होता है। अगर इसके उदाहरण देखेंगे तो घोड़ी व गधे के संभोग से खच्चर पैदा हुआ, गधी व घोड़े से क्या हुआ? हिन्नी, तिब्बती गाय और पहाड़ी याक से पीनू, मेरिनो मेढ़ा एवं बीकानेरी भेड़ से हिसार डेल भेड़ का विकास हुआ। अगर प्रसंकरण के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है? उनके जो गुण होते हैं वो माता पिता से ज़्यादा होते हैं और उनमें बढ़ोतरी होती रहती है, जैसे कि उत्पादन का वृद्धि दर, आकार एवं प्रौढ़ावस्था के भार में वृद्धि, रोग निरोधन में वृद्धि, शक्ति में वृद्धि और प्रतिकूल वातावरण से बचाव की शक्ति में वृद्धि होती है। अगर प्रसंकरण के लाभ देखेंगे तो उत्पन्न पशुओं में रोग से बचाव की शक्ति अधिक होती है, मतलब रोग प्रतिरोधकता अधिक होगी। पशुओं की उत्पादन क्षमता अधिक होती है, पशुओं का आकार और भार में वृद्धि होता है, बाह्य वातावरण इसमें कम प्रभाव पड़ता है।
अगर इनसे हानियाँ देखेंगे तो संतान जो होते हैं वो बांझ होते हैं। प्रजनन की उपयोगिता, अगर यूजेस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग देखेंगे तो इससे क्या होता है, संख्या जो होती है पशुओं की अधिक होती है, दुग्ध उत्पादन कम होता है, अनुमानित प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता अनुसार पूर्ण करने में असमर्थ है। अगर सही प्रजनन नीति को अपनाकर दूध, जो सही प्रजनन नीति है अगर उसको अपनाया जाएगा तो दूध के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और बैलों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है। अन्य वांछित गुणों वाले पशु जो है वो पैदा किए जा सकते हैं। फिर है कुक्कुट पालन। कुक्कुट जो है वो उसके अंतर्गत पक्षी, हंस, मुर्गा, बतख, पेरू पक्षी आदि सम्मिलित किए गए हैं। इसे मुर्गी का महत्व सबसे ज़्यादा व्यापारिक दृष्टिकोण से लिया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में क्या क्या उपयोग में लिया जाता है, तो अंडा, मांस, पंख जो है इनका उपयोग में लिया जाता है। पोषण की दृष्टि से देखेंगे तो जो मुर्गी होता है वो पोषण मतलब प्रोटीन का इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, जिससे कई प्रकार की मिलावट संभव नहीं होती है। अगर प्राचीन में मुर्गी पालन देखेंगे तो कार्य विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित वर्ग तक ही सीमित था, ठीक है। अब लेकिन देखेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा व्यापारिक दृष्टिकोण से मानने लगा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा विस्तारित व्यापार हो गया है। अब क्या होता है, हमारे देश में शासकीय मुर्गी पालन फॉर्म है, राज्य मुर्गी पालन फॉर्म है, जिससे व्यवसाय को बढ़ाया जा सके। उद्यान और सब्जी बाग लगाने के अपने गौरवशील समझते, परंतु मुर्गी पालन में ऐसा नहीं समझते थे पहले के लोग। लेकिन अब क्या होता है कि मुर्गी पालन में बहुत ज़्यादा व्यावसायिक वृद्धि देखने के बाद इसके वृद्धि के लिए, इसको प्रजनन का जो है इसके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त व्यवस्था किया जाता है और इसको बढ़ावा दिया गया है। 1961 में देखेंगे तो भारत में कुल कुक्कुट पक्षियों की संख्या 11.425 करोड़ थी। अब वह प्रति व्यक्ति औसतन 12 अंडे नसीब होते थे। आज इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। कैसे, तो अगर इनको देखेंगे तो मुर्गी पालन का जो उपयोग है उसको देखते हैं। चिक्स अंडे से बाहर निकलने के पश्चात 8 सप्ताह तक उम्र वाले प्रौढ़ों को क्या बोलते हैं, कुक्कुटों को चिक्स कहते हैं। ग्रोवर्स 8 सप्ताह से जो अंडा उत्पादन के पूर्व की अवस्था वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोवर्स। प्यूलेट्स 6 माह से 1.5 वर्ष की आयु वाली मादा को क्या बोलते हैं, मादा मुर्गी को प्यूलेट। हेन 1.5 वर्ष से अधिक आयु वाली मादा मुर्गी को हेन कहते हैं। कॉकरेल 6 माह से 1 वर्ष तक के आयु वाले नरों को क्या कहते हैं, कॉकरेल। कॉक 1 वर्ष से अधिक उम्र वाले नर को क्या कहते हैं, कॉक। पालतू मुर्गी, हमारे देश में पाली जाने वाली मुर्गी को वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। क्या है, गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गियों की प्रमुख नस्लें 2 प्रकार की होती है, एक है घरेलू नस्लें और दूसरा है विदेशी नस्लें। तो घरेलू नस्लें क्या क्या हैं, कड़कनाथ, असील, घाघस, चितगौन और ब्रह्म आदि। विदेशी नस्लें हैं मेडिटेरियन वर्ग, जिसको लेगहॉर्न, मिनोरिका, एनकोना और स्पेनिश कहते हैं। अमेरिकी वर्ग रोड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर। एस्टियरिट वर्ग है ब्रह्मा। यूरोपीय वर्ग देखेंगे तो इसमें मिनोरोका, एनकोना, व्हाइट लेगहॉर्न प्रमुख जो है वो अंडे के लिए नस्ल है, जबकि आदि नस्लें जो हैं वो मांस के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। कुक्कुट पालन का महत्व है कि इससे हमको अंडा मिलता है और जिसमें प्रोटीन, विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, खनिज तत्व होता है और मांस प्राप्त होता है जिसमें क्या होता है, आयरन और फास्फोरस होता है। अगर जंतु प्रोटीन और खनिज तत्व वसा, विटामिन ए, बी, डी से भरपूर होता है, इससे रोजगार बहुत मिल रहा है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है, पंख के उपयोगी पदार्थ बनाने का कार्य किया जाता है, उर्वरक अच्छे किस्म की खाद बनाने में किया जाता है। जीवाणु जनित रोग, कॉलरा और टाइफाइड, कोसाइजिया आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, तो जीवाणु जनित रोग होते हैं जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, कोराइजा आदि। विषाणु जनित अगर रोग देखेंगे तो रानीखेत रोग, फाउद रोग, चेचक, हेपेटाइटिस, बर्ड फ्लू, श्वसन आदि रोग हो सकते हैं। कवक रोग जो होते हैं इसमें से एस्परजिलोसिस, माइकोसिस आदि। अब देखते हैं एक्वाकल्चर, जलीय संवर्धन। उपयोगी जलीय जीवों को उत्पादित करने के लिए क्या करते हैं, उनको जलीय संवर्धन कहते हैं। जैसे कि शैवाल है, मछली है, झींगा, केकड़ा, मोलास्का जो है, मोलास्का का उपयोग मोती के लिए किया जाता है ना, मोती प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जितने जलीय जंतु होते हैं उनमें संवर्धन करना क्या कहलाता है, संवर्धन करना जलीय संवर्धन कहलाता है। लेकिन इनको अलग अलग रूप में देखेंगे तो प्राण संवर्धन है जो झींगा के लिए यूज होता है, मत्स्य संवर्धन मछली के लिए होता है, मोती संवर्धन जो है वो पर्ल के लिए यूज होता है,
इसको अलग अलग प्रकार से देखते हैं। प्रौन संवर्धन और मत्स्य संवर्धन को भोजन के लिए संवर्धित किया जाता है। पहला है आपका मछली पालन या फिर मत्स्य पालन। मछली की 20,000 से अधिक जातियां जो है उनको खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिसमें प्रोटीन भरपूर होता है। अतः ये एक व्यापारिक उद्योग से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया है, उपयोग में लाया जा रहा है। इसे पीसी कल्चर भी कहते हैं। मत्स्य पालन जो होता है वो तालाबों में, नहरों में, झील में, छोटी नदियों में किया जाता है। इस कार्य हेतु नर्सरी, हेचरी और वन संवर्धन तालों में मछलियों में के बीज डाले जाते हैं, जो विकसित होकर बड़ी मछलियों का वृद्धि और विकास करता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: निर्गमन तैलिया, संवर्धन तैलिया, पालन पोषण तैलिया और संग्रहण ताल, स्टोरिंग टैंक बोलते हैं जिसको। सबसे पहले क्या करते हैं, मत्स्य पालन के लिए अंडों को एकत्रित करते हैं और उन्हें संवर्धन के लिए तलैया में डाल दिया जाता है। अंडों से बच्चे निकलते हैं, उन्हें पालन पोषण वाले तलैया में डाल दिया जाता है। जब बच्चे 2 से 3 इंच के बड़े होते हैं तो उसको निर्गमन तलैया में डाल दिया जाता है। जब पर्याप्त आकार के पश्चात होते हैं उसको संग्रहण ताल में डाल देता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। संग्रहण ताल में जाल से पकड़कर मछलियों की आपूर्ति की जाती है और तालाबों में समय समय पर आहार और दवाइयाँ भी डाली जाती है, ताकि जो मछली हैं वो क्या हो सके, सही रह सके। मछलियों की प्रमुख नस्लें हैं रोहू, कतला, गरई, सिंघी, मृगल, महासीर मछली, ईल, अंध सर्प मछली आदि। अगर इसे लाभ देखेंगे तो मत्स्य का उपयोग किया जा रहा है, आहार प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, जो कि एक पौष्टिक आहार होता है। मछलियों की यकृत से क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। यह विटामिन ए, सी और डी से युक्त होता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों निर्माण में किया जा रहा है। मछलियों को सुखाने के बाद पीसकर मत्स्य आटा बनाया जाता है, जिसका उपयोग सुअर, कुक्कुट और पशुओं के कृत्रिम आहार के रूप में किया जाता है। अगर मधुमक्खी पालन देखेंगे या फिर इसको एपीकल्चर भी बोलते हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है, विशेष प्रकार के कीटों से इसको करते हैं। एपिस इंडिका जो है, एपिस फ्लेरिया और ट्राइगोना की जातियां जो है हमारे पास महत्वपूर्ण प्रजातियां है मधुमक्खी की। अगर इसको देखेंगे तो शहद के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो शहद होता है वो एपिस वंश की मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियों में बहुत रूपता पाई जाती है। अगर इसको देखेंगे तो अंडे देने वाली रानी, नर, लैंगिक और बंध्य मादा श्रमिक में क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। मधुमक्खियाँ क्या होती है, एक झुंड में होती है ना, और एक झुंड में जो एक रानी मधुमक्खी होती है 200 से 300 नर होते हैं। बाकी जो श्रेष्ठ होते हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। रानी मक्खी केवल क्या करती है, अंडे देते हैं, और नर मधुमक्खी जो होते हैं वो छत्ते के चारों तरफ मंडराते रहते हैं, जो क्या करते हैं, संभोग में भाग लेते हैं। जबकि बंध्य मादा जो होती है श्रमिक मक्खी भोजन एकत्रित करके करने का काम करती है। एक समूह में लगभग कितने मधुमक्खियां रहते हैं, तो 80,000 से 1 लाख तक के मधुमक्खियां एक समूह में पाए जाते हैं। पहले क्या करते थे, पहले जो छत्ता होता था वहाँ पे धुआं करते थे, जिससे मधुमक्खियाँ भाग जाती थी और उसको शहद, छत्ते को निचोड़कर शहद प्राप्त कर लिया जाता था। लेकिन आजकल शहद प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, मधुमक्खियों को पालने का व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे घर, मधुमक्खियों को क्या करते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के घरों में पालते हैं और इसके छत्ते के समान ही घर बने होते हैं, जिसमें ये शहद को एकत्रित करते हैं और यांत्रिक विधि से एकत्रित करके निकाल देते हैं। मधुमक्खियों के प्रति पृष्ठ तल पर जो 4 मोम ग्रंथियां पाई जाती है, इनमें से ये मोम का स्त्राव करती है। इसी से मोम के छत्ते को क्या करते हैं, औषधियों का निर्माण करते हैं। ये है मधुमक्खी का छत्ता एवं आकारिकी। इतने में आपका ये वाला जो लेसन है अध्याय 9 खत्म होता है यहीं पे। आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स है इसमें से क्लियर हो गए होंगे। इसमें उत्तक संवर्धन की जो विधि है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। ये अधिकतर क्वेश्चन पाते इसमें से आता है। ठीक है, इसके साथ आगे के अध्याय 10 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सीजी शिक्षा ऐप पर। धन्यवाद।